अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। हमने प्लेलिस्ट शुरू की हुई है जिसमें हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं कि आज कौन से ग्रुप आए थे और कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। ग्राफ के हवाले से भी डिस्कशन होती है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज आपके लिए एक और ट्रिक, वो क्या होगी अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। क्या इससे पहले आपको ये पता था? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगाज़ करते हैं। मैंने टाइप करने के बजाय यही सोचा कि मैं आपको पूरे का पूरा पेपर ही शेयर कर दूं, ताकि किसी भी किस्म का शुबा हमारे जहन में ना रहे। ये ग्रुप नंबर 11 मैंने कल डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे ग्राफ बनाना है तो मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। आज हम आगाज़ करते हैं ग्रुप नंबर 12 से। ग्रुप नंबर 12 में देखें तो सबसे पहले सेक्शन 1 है। इसमें है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फेयर यूजिंग स्क्रू गेज। अच्छा, आज ऐसा हुआ कि जो ग्रुप नंबर 12 था, जो ग्रुप नंबर 13 था और जो ग्रुप नंबर 14 था, ये जो ग्रुप नंबर 14 है ना और जो ग्रुप नंबर 13 आया था, वो सेम टू सेम एक जैसा था। तो इसीलिए मैंने ग्रुप 12 शेयर किया और ग्रुप 14 शेयर किया। ग्रुप 12 हम देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फेयर यूजिंग स्क्रू गेज। आप स्क्रू गेज में मेन स्केयर रीडिंग भी लिख सकते हैं और लीनियर स्केयर रीडिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लीनियर स्केयर रीडिंग लिखेंगे तो वो इस लिहाज से बेहतर होगा क्योंकि आप वर्नियर स्केल में भी मेन स्केयर रीडिंग कहते हैं और स्क्रू गेज में भी, तो ये दोनों में थोड़ी सी बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आप लीनियर स्केयर रीडिंग लिखते हैं तो वो भी ठीक है, बात एक ही है। इसके बाद हम देख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मैच सफरिंग सिस्टम। मैच सफरिंग सिस्टम का बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया भी है और ये भी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। आप अगर सेक्शन वन सेक्शन 1 में से अगर आपको कोई से भी 2 प्रैक्टिकल्स अच्छे तरीके से आते हों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सेक्शन 1 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। वो कैसे आ सकते हैं कि ये देखें, अगर आप कहते हैं जी कि मुझे पहला आता है फिर भी 10 मार्क्स, अगर मुझे दूसरा आता है फिर भी 10 मार्क्स, अलॉट एग्ज़ामिनर आपको एक ही करेगा, लेकिन आपने इन दोनों में से कोई एक करना होगा। खैर, इसके हम बाद देख लेते हैं ग्रुप नंबर 12 का सेक्शन 1 का 3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर। ये काफ़ी टाइम के बाद पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि आप कनकेव मिरर को नीचे रखते हैं, इसमें 2 पैरेलक्स नीडल्स यूज़ होती हैं और हमने देखना होता है कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जिसमें जो नीडल है वो इन्वर्ट नज़र आती है। आप एक भी रख सकते हैं। अगर एक देखते हैं ना, एक पैरेलक्स नीडल से, तो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा पैरेलक्स नीडल से लेकर कनकेव मिरर तक, आप वो नोट कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप कनकेव मिरर में थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे। जो लैब में वाटर होता है, आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। कनकेव मिरर में जब आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो आपको इन्वर्ट तो नज़र आएगी, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह से आप इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रैक्टिकल मुकम्मल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड आ गया। सेमीकंडक्टर डायोड ये इस लिहाज से मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ बनाना पड़ता है। फिर वहाँ से आपने निकालनी होती है रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस, फिर रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस, तो ये इस लिहाज से काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
इस लिहाज से अगर आप देखें, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, जी इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। ये दूसरे वाला पहले वाले से थोड़ा सा आसान है। और ये जो नॉर गेट है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आपको लॉजिक गेट आते हैं तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपको सेक्शन 2 ज़रूर आता होगा। आप इसमें से 10 मार्क्स ले सकते हैं। इसका आपको बूलियन एक्सप्रेशन, सैम्बल, इसके बाद प्रोसीजर, इसके बाद सर्किट डायग्राम और इसके बाद ट्रुथ टेबल और रिज़ल्ट आता है। तो आप समझ लें कि आपके 10 मार्क्स मुकम्मल हैं। अब ये देख लें कि हमने सेक्शन 3 में से या तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करना है या बी। इसमें से मैंने पहले भी कल वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने हमेशा ओरिजिन से शुरू करना है। ओरिजिन से शुरू करने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस भी 0 से शुरू होगा और एक्स एक्सिस भी शुरू से होगा। इसके बाद नेक्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं, जो आज का प्रैक्टिकल था, यह था ग्रुप नंबर 14 का। ग्रुप नंबर 14 में भी देखें तो सेक्शन 1 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। फ्री फॉल मेथड में आपको फार्मूला पता है, विच इज़ इक्वल टू आर जी इज इक्वल टू 2s over t square, 2s over t square. This formula is used to find the value of g by using the method of free fall. Next is find the area of cross section of wire using screw gauge. अगर आपसे वो वॉल्यूम पूछ ले तो फिर फार्मूला यूज़ होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे वो एरिया पूछ लेता है फिर होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी वायर का एरिया निकालना हो तो उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है विच इज़ पाई आर स्क्वायर। ये भी देखें आसान है, दूसरे वाला भी आसान है, तीसरे वाला थोड़ा सा मुश्किल है। वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है और जो क्लॉकवाइज टार्क होता है, इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे आप यूज़ करते हैं तरकड़ी, मतलब जो दुकानदार होते हैं या कोई भी पहले दौर में, वो एक तरफ आप कोई भी चीज़ लेते थे उसको रखते थे और दूसरी तरफ कोई भी वेट डालते थे, तो वो प्रिंसिपल पे काम करता था टार्क के। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 पे आ जाएं। सेक्शन नंबर 2 है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसका फार्मूला क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी इसमें बताया है, अगर आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। आपने मुझे बस ये कमेंट करके बता देना है कि सर जो लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसके दरमियान रिलेशन कौन सा है। ये आप बच्चों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मेरी तरफ़ से आपको और गेट मुबारक हो। मतलब ये कि काफ़ी देर के बाद और गेट पूछा गया है। तो और गेट बहुत आसान है, नैंड, नॉर और नॉट आसान है, नैंड मुश्किल है, नॉर भी मुश्किल है, लेकिन एंड गेट और गेट बहुत आसान है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3। इसका देखें तो या तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा या तो आपको बी वाला जो ग्राफ है ये करना पड़ेगा। जो ट्रिक थी जो मैंने अभी आपको बताया, जो पूरी वीडियो में बात हुई, वो एक मैंने शुरू में बात की थी कि एक ख़ास चीज़ आपको बतानी है। वो ख़ास चीज़ ये बतानी है कि आपने ग्राफ एकदम से नहीं शुरू कर देना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का ए ग्राफ करना है तो सारे ए कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं। देखें, जो बच्चा कोई भी काम करता है वो पूरी गारंटी नहीं होती कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। आपने अपने जहन से काम करना है। तो इसमें देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।